हार में नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का जो हमारा क्लास है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है जो आगामी सिविल कोर्ट जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भूगोल। दोस्तों जीएस पोर्शन का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे तो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। रिसेंट में जो पटना हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया है और मेरा गारंटी है कि अगला जो सिविल कोर्ट एग्जाम होगा उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो उससे एक भी आपको क्वेश्चन इधर उधर नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों पहले जान लीजिए हमारे देश का जो एक्चुअल नाम क्या है। हमारे देश के संविधान में भारत का नाम लिखा हुआ है इंडिया, डेट इज भारत। तो ये तो हमारे देश का नाम हो गया। अब दोस्तों हम लोग भूगोल के बारे में देखें कि हमारे देश भारत का जो है अवस्थिति क्या है, लोकेशन क्या है पूरे ग्लोब पे, पूरे पृथ्वी के मानचित्र पे। दोस्तों ये है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटता है विषुवत रेखा, ये 0 डिग्री है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसका जो दक्षिणी भाग है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों हमारा जो देश भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, विषुवत रेखा के हिसाब से यहाँ पे स्थित है। और एक और स्थिति आपको देखना होगा दोस्तों, ये जो प्रधान मध्याह्न रेखा होती है उसके हिसाब से देखिए तो प्रधान मध्याह्न रेखा का जो पूर्वी हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वह है पश्चिमी गोलार्ध। दोस्तों इस मैप के हिसाब से विषुवत रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा के हिसाब से भारत को हम देख रहे हैं यहाँ पे स्थित है। यह जो अवस्थिति वह कहलाता है उत्तरी तथा पूर्वी गोलार्ध। हमारा देश भारत है वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न एवं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि भारत का जो साइज क्या है। साइज मतलब आकार। जब हम साइज की बात करते हैं उसमें दो चीजों को सबसे महत्वपूर्ण है। साइज मतलब एक हम लोग देते हैं एरिया लेते हैं, क्षेत्रफल, और दूसरा पॉपुलेशन। एरिया के हिसाब से भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और हमारे देश का जो कुल जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। और जो सबसे पहला देश है वो है कौन है, वो है रूस है। दूसरा कौन है, कनाडा। तीसरा कौन है, यूएसए। चौथा कौन है, चाइना है। पांचवा कौन है आपको, पांचवा आपको ब्राजील है। छठा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां भारत है। और दोस्तों आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करिए कि 8वां कौन है। चलिए हम ही बताते हैं, 8वां है अर्जेंटीना। दोस्तों आप इसको नोट डाउन करिए। जो मैंने आपको बताया कि भारत का एरिया आपको बता दिया मैंने, 7वां स्थान है। और ये कौन से देश हैं जो भारत से ज्यादा जिनका क्षेत्रफल है, और उसके बाद 8वां अर्जेंटीना। एक चीज दोस्तों इसमें छूट गया है कि मैं आपको बता दूं, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इसको आप नोट कर लीजिए, 2.4%। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल मैंने दिखाया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो क्षेत्रफल है वो मैनुअल डाटा है, यानी कि पुराना डाटा है। लेकिन अभी भी आपको बुक्स में एनसीईआरटी में यही डाटा मिलेगा, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन जो सैटेलाइट द्वारा इसरो ने जो मैपिंग किया है और जो भारत सरकार का ऑथेंटिक डाटा है वो है उसमें 206 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया है। दोस्तों अगर कहीं भी आप अगर एग्जाम दे, अगर उसमें ये नया डाटा हो, यानी इसको हम ऐड करके बताते हैं कितना हुआ, 32,87,469 469 स्क्वायर किलोमीटर। ये नवीनतम डाटा है दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में ये नहीं रहेगा, अगर ये मिलेगा तो आप इसी को टिक मारिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, कौन कौन देश भारत से बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। अब हम चलते हैं भारत के पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन, जनसंख्या, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, इसको आप सुधार लेंगे। भारत का जो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसके हिसाब से भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ है। लेकिन दोस्तों आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि भारत जो हमारा देश प्यारा भारत है
वो एक चीज में दुनिया का नंबर 1 बन गया, वो है क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन मैंने 121 करोड़ इसलिए लिखा यहाँ पे क्योंकि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी वो कोरोना के कारण नहीं हुई। अब सरकार जब जनगणना पूरा करेगी उसके बाद नया जो डाटा आएगा वो हम इसको यहाँ पे लगभग 140 करोड़ के आसपास है, वो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से भारत जो है दुनिया का अब पहला देश हो गया है, नंबर 1 कंट्री हो गया है अभी भारत। और दूसरे स्थान पे चीन चला गया है, चीन दूसरे स्थान पे चला गया है। और जो हमारे देश का जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का पूरे 17.5% हो चुका है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग कितना है 2.4% हमारे पास है, लेकिन जनसंख्या कितना है विश्व का 17.5% है दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे कि भारत की आकृति कैसी है दोस्तों। अभी तो हम लोगों ने साइज के बारे में देख लिया, अब आकृति के बारे में देखें, यानी कि शेप क्या है भारत का, शेप या आकृति। भारत का जब मैप आप देखते हैं मेरे दोस्तों तो आप देखिएगा जब भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सारे पॉइंटों को आप मिलाइएगा तो भारत की जो आकृति है वो ऐसी बनेगी। यह भारत की आकृति बनती है आपको मैप पे। इसको कहते हैं हम लोग चतुष्कोणीय आकृति। कौन सी आकृति है, चतुष्कोणीय या क्वाड्रेंगुलर। यह चतुष्कोणीय आकृति बनती है। यह हो गया भारत का उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग या पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग। और भारत का जो उत्तरी पॉइंट है दोस्तों, अगर इसी को हम भारत का मैप मान ले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो उत्तरी भाग जो है भारत का उसको कहते हैं हम लोग इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल यह कहाँ स्थित है दोस्तों, यह अभी पीओके में स्थित है। अभी पाकिस्तान का इस हिस्से पे कब्जा, लेकिन यह भारत का उत्तरी भाग है। और ये जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है यह भारत का दक्षिणी भाग है। दक्षिणतम पॉइंट तो हम लोग कहते हैं इंदिरा कॉल को कहते हैं, वो है अंडमान निकोबार में, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इसका एक और नाम है दोस्तों पार्सन पॉइंट या इसको पिग्मिलियन पॉइंट भी कहते हैं। मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी भारत का पश्चिमी भाग है गोहरमोती गांव। यह कहाँ स्थित है, वह कच्छ जिला में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिला में। भारत का पूर्वी हिस्सा जो है वह है किबुथी गांव, अरुणाचल प्रदेश का किबुथू गांव, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये आपने देख लिया कि उत्तरी पॉइंट कौन है इंदिरा कॉल, दक्षिणी हिस्सा कौन कन्याकुमारी, पश्चिमी हिस्सा कौन गोहरमुती गांव गुजरात का, और इसको सरक्रीक भी कहते हैं। और ये जो पूर्वी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश का किबुथी गांव। दोस्तों भारत का जो हम लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं वो यहाँ से निकाला जाता है। इस हिस्सा को अगर इस हिस्सा से मिलाएंगे इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तो इसकी कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। यह भारत की लंबाई है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और गोहरमोती गांव से लेके किबुथी गांव को जब मिलाएंगे तो ये है चौड़ाई बन जाता है भारत का। यह चौड़ाई कितना है 2933 किलोमीटर। इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है और
ये जो भारत का हमने उत्तरी एक उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग का ये जो एक तरह से एक मैप बनाया है, सूडो मैप बनाया है, इसको आप लोग ध्यान से रख लीजिए, इससे समझने में आपको आसानी होगा। और हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत का जो कन्याकुमारी है, जैसे ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये जो गोहरमती है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। दोस्तों यहाँ पे जगह कम था, वैसे ये थोड़ा बहुत नीचे आता है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे नहीं आएगा, जगह के कम के कारण मैंने इसको बनाया है। तो आपने देखा कि इंदिरा कॉल जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक कन्याकुमारी स्थित है। और ये जो गोहरमती गांव है ये है आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे है, और ये 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर पे पृथ्वी गांव, यही भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है और भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। तो मान लीजिए कि यह कर्क रेखा है, भारत से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कर्क रेखा है, यह भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। और कर्क रेखा का जो नीचे वाला हिस्सा है भारत का, ये मान लीजिए कि हमारा देश भारत है, जो कर्क रेखा का नीचे वाला जो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो पड़ता है आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यह कहलाता है, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। इसको हम लोग ट्रॉपिकल जोन भी कह सकते हैं इंग्लिश में। और भारत और कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है उसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, या फिर इसको हम लोग उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। अब दोस्तों एक हिसाब से कहा जाता है कि कर्क रेखा का जो उत्तरी ऊपर वाला भाग है उसको सब ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है और नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन है, जैसे कि ट्रॉपिकल जोन हो गया और इसको हम लोग टेम्परेट जोन भी कहते हैं। कर्क रेखा के उत्तर वाले भाग को टेम्परेट जोन भी कहा था। जैसे कि मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ से 23.5 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत रेखा गुजर रही है और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजर रही है। तो कर्क रेखा के नीचे वाले जो भाग है उसको हम लोग कहेंगे क्या, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहला गया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया ये। और इसके ऊपर वाला भाग जो है उसको टेम्परेट जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का क्या नाम है, टेम्परेट जोन का एक और नाम है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब एक और बात है, अब आप कहिए कि भारत जो है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी हो गया भारत का उत्तरी भाग, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का भी 2 क्लासिफिकेशन है। 23.5 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री वाला भाग जो है वो टेम्परेट जोन कहलाता है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी 2 तरह का होता है, 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री और उसके ऊपर वाला 66.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है
वार्म टेम्परेट जोन। दोस्तों यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं वार्म टेम्परेट जोन, वार्म टेम्परेट जोन, या फिर कोष्ण शीतोष्ण क्षेत्र। और जो 35 डिग्री से ऊपर से 66 डिग्री वाला भाग है वह कहलाता है कोल्ड टेम्परेट जोन, कोल्ड टेम्परेट जोन या शीतोष्ण क्षेत्र। दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से मैं फिर समझा दे रहा हूं, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। ये कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा का नीचे वाला भाग जो है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, या उसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। और कर्क रेखा का जो ऊपर वाला भाग है भारत का विश्व का नहीं, भारत का है, उसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। एनसीईआरटी में कहीं कहीं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी लिखाता है, और इसको हम लोग वार्म टेम्परेट जोन भी बोलते हैं, वार्म टेम्परेट जोन, यानी कि उस कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको अच्छा से ध्यान, कहीं कहीं आपको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा या कहीं कहीं कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। जब हम आपको भूगोल जब ग्लोब अच्छा से पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक जोन के बारे में बताएंगे कि कितना से कितना डिग्री पे कौन जोन होता है, कितना से कितना डिग्री पे कौन जोन होता है। यहाँ पे आप समझने के लिए सिर्फ जान लीजिए कि भारत का जो उत्तरी भाग है उसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और भारत का दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। और यहाँ पे ग्लोब पे आप देख लीजिए कि 0 से 23 डिग्री का भाग है वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। 23 डिग्री से 66 डिग्री का जो भाग है वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का दो हिस्सा है, 0 से लेके 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री का जो भाग है वह कोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, वार्म टेम्परेट जोन। और 35 डिग्री से लेकर जो 66 डिग्री का जो भाग है वह कहलाता है शीत शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि कोल्ड टेम्परेट जोन। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि कर्क रेखा पे भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं। दोस्तों हम देखेंगे कि कर्क रेखा जो है उस पे कौन कौन से राज्य स्थित है भारत के। तो सबसे पहला जो है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कर्क रेखा पे जो अगर राज्य है उनको जानने का सबसे एक आसान ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। अब देखिए कि इस ट्रिक के माध्यम से आप कैसे सभी राज्यों को आप जान पाइएगा। जैसे मित्र पर गमछा झाड़। एक दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा है, मित्र पर गमछा झाड़। अब देखिए कि इस ट्रिक के माध्यम से आप तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कौन कौन से स्टेट जो है कर्क रेखा पे स्थित है। मित्र मतलब मिजोरम, मी से, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। दोस्तों देखा आपने कितना सरल ट्रिक है। इसके आपने कर्क रेखा पे जो 8 राज्य हैं उन सब के बारे में आपने जान लिया सिर्फ एक ट्रिक पे। कौन सा ट्रिक है? मित्र पर गमछा झाड़। अब दोस्तों कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कर्क रेखा से संबंधित आपको पूछ देता है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को काटती है 2 बार? तो वो है, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको नोट कर लीजिए। माही नदी
कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि कौन सा राज्य का राजधानी है जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा के पास ही लगभग स्थित है, सबसे नजदीक है जितने भी राज्य की राजधानियां हैं। रांची जो झारखंड की राजधानी है कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी है। कहने का मतलब दोस्तों जितने भी 8 राज्य हैं उनकी राजधानियां हैं, उसमें सबसे निकट जो राजधानी है किसी राज्य की तो वो रांची ही है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कर्क रेखा से कि कौन ऐसा शहर है जो एकदम कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। दोस्तों उदयपुर शहर। कौन? राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, त्रिपुरा में भी एक उदयपुर शहर है जो कि कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। उसको आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों, त्रिपुरा में उदयपुर है। त्रिपुरा का उदयपुर शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है। दोस्तों अगर कर्क रेखा से संबंधित अगर सवाल आएगा तो उसमें इतना ही से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अब हम आपको बताएंगे जो भारत का जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उसके बारे में बताएंगे, जो भारत का मानक समय है उसके बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे भारतीय मानक समय या फिर इसको कहें कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से लिया जाता है, कि पूरे विश्व का जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से लिया जाता है, और भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। दोस्तों ये हमारा पृथ्वी है और इससे विषुवत रेखा गुजर रही है, और यह है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा जो ग्रीनविच से गुजरती है उसको पूरे विश्व का मानक समय उसी के हिसाब से माना जाता है। सभी देश अपना अपना समय रेखा निश्चित करते हैं उसी के हिसाब से। तो भारत का जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री, उसी को ही भारत का मानक समय माना जाता है, पूर्वी देशांतर को। और ये जो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वह गुजरता है कहाँ से? इलाहाबाद के सॉरी अब इलाहाबाद बदल गया है, अब उसको इलाहाबाद नहीं बोलते हैं दोस्तों, अब वो बुलाता है प्रयागराज। अब उसको हम लोग लिखेंगे क्या? प्रयागराज के नैनी शहर के पास से, कि नैनी शहर के पास से। यहीं पे भारत का यहीं पे जो 82.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है, इसी को भारत का जो मानक समय यहीं से नापा जाता है। एक और बात दोस्तों, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटा जो है भारत का मानक समय है वो आगे है ग्रीनविच टाइम से। भारत, आपने कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारत का जो देशांतरी विस्तार मैंने आपको बताया था कि जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके और 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरी विस्तार बताया था दोस्तों आप इसको अगर 68 डिग्री 7 मिनट है, इसको 97 25 है, इसको 98 मान लीजिए, लगभग अप्रोक्स 98, तो आप इन दोनों का जो अंतर देखिएगा वो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि 30 डिग्री का अंतर है। और 1 डिग्री जो होता है वह 4 मिनट के बराबर होता है, यानी कि 30 को अगर 4 से गुना करेंगे
तो आएगा 120 मिनट। दोस्तों होता क्या है कि जब भारत के जो पश्चिमी भाग है, जो भारत का जो पूर्वी भाग है यानी किबुथु में जब सूर्योदय होगा वहाँ पे उसके 30 मिनट बाद में सूर्योदय होगा गुहरमुती यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पे भारत के पश्चिमतम बिंदु पे 30 मिनट का 30 डिग्री का जो गैप है उसके कारण 2 घंटा का अंतर होता है भारत के पश्चिमी भाग और में सूर्योदय होने में पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में सूर्योदय होने में पूर्वी भाग से। आप देख सकते हैं 97-25 है, यहाँ 68 डिग्री है, यानी 98-30 डिग्री का अंतर पड़ रहा है और 120 मिनट का अंतर इसी कारण होता है क्योंकि 1 डिग्री होता है और 4 मिनट के बराबर होता है और 30 को हमने 4 से गुना किया तो 120 मिनट आया। इस कारण 2 घंटे का गैप होता है सूर्योदय होने में। एक और दोस्तों आपने देखा कि प्रधान मध्याह्न भारतीय मानक समय के बारे में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में आपने जान लिया। अब जान लीजिए कि वो कौन कौन स्टेट से गुजरता है, कौन कौन राज्य से गुजरता है। तो सबसे पहले यूपी, उसके बाद एमपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे भारत का मानक समय गुजरता है और उसी ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है और भारत का मानक समय जो है वो प्रयागराज के नैनी शहर में वहाँ से नापा जाता है। तो दोस्तों ये था भारतीय मानक समय। दोस्तों भारत की जो स्थलीय सीमा है, अब हम लोग उसकी लंबाई पूरे देख लेते हैं कितनी है। तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा कहने का मतलब कि पूरा उधर जो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश से लेके आपको पूरा तमिलनाडु हो गया, इससे लेके पूरा गुजरात, ये जो पूरी स्थलीय सीमा है, मुख्य भूमि की जो स्थलीय सीमा है, इसकी जो कुल लंबाई है स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,000 लगभग 200 किलोमीटर है। ये आपको एनसीईआरटी का डाटा मैं दे रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद भारत के तटीय भाग मतलब हो गए यहाँ गुजरात से लेके कहाँ तक? पश्चिम बंगाल। इसकी जो मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई है, मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई कितनी है दोस्तों? मुख्य भूमि का तटीय भाग का नहीं मतलब गुजरात से लेके पूरा यहाँ पश्चिम बंगाल की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। अब है कि कुछ भारत में तो अब कुछ ऐसा थोड़ी कि भारत यहीं तक है, ये लक्षद्वीप है, ये भी भारत का हिस्सा है, यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप है ये भी भारत का हिस्सा है। अब इसका भी जो तटीय भाग है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और ये जो टोटल है भारत का जो ये जो मुख्य भूमि का तटीय भाग है, अब ये टोटल का एडिशन करेंगे तो होता कितना है? मुख्य भूमि और कहेंगे कुल तटीय भाग, कुल तटीय भाग की लंबाई है 7516 पॉइंट, अब पॉइंट में छोड़ दिए, सीधे 7516 याद रखिए, वैसे 0.6 होता है, 7516 किलोमीटर। यह है कुल तटीय भाग की लंबाई, जिसमें लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया और भारत के गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल का जो तटीय हिस्सा है। तो दोस्तों देखा, आज की क्लास में हमने भारत की अवस्थिति के बारे में, उसके शेप साइज के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, भारतीय मानक समय के बारे में हमने आपको जानकारी दी। दोस्तों यह कुछ इसका अगला पार्ट भी आपको जल्दी आने वाला है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट करिएगा और जरूर बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा और इसमें आप क्या क्या और पढ़ना चाहते हैं मुझसे। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।